नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स क्या हम चर्चा करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में। तो जो पहला आर्टिकल है पॉक्सो एक्ट के बारे में है। लैंगिक अपराध के लिए जो बालकों के संरक्षण के लिए अधिनियम बना हुआ है उस बारे में हम बात करेंगे। इसकी क्या कमियां हैं और क्या सुधार है उनके बारे में हम एक विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हमारी न्यायिक प्रणाली में जो लंबित मामले हैं इनके बारे में है। पैंडेमिक महामारी आने के पहले बहुत से लंबित मामले हमारी अदालतों में थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण पहला नेशनल लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद में स्थिति थोड़ी सुधर ही रही थी कि पुनः लॉकडाउन लग चुका है। उसके चलते हुए जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी हो और ऐसा अनुमानित किया गया है कि लॉकडाउन ओपन होने के पहले हमारे पास में करीब 5 करोड़ मामले लंबित रहेंगे। तो उस बारे में हम एक पूर्ण चर्चा करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपका कोई सुझाव हो, अगर आपकी कोई सलाह हो तो वो आप मुझसे जुड़कर मुझसे दे सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि इन संस्कृत कविताओं को किसने लिखा है, मतलब इनके ऑथर कौन है, इनके लेखक कौन है। तो कौन सी संस्कृत कविताएं हैं ये? पहली है सीता चरित्रम और स्वातंत्र संभवम। इन दोनों कविताओं को किस लेखक ने लिखा है आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन ए है महाकवि कालिदास, ऑप्शन बी है गुलजार, ऑप्शन सी है पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी दया भाई शास्त्री। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया आज हम पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करने वाले। तो आज का जो हमारा प्रश्न है ये पॉक्सो एक्ट पर ही है। तो आपको बताना है कि पॉक्सो एक्ट की क्या चुनौतियां है। पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे जो बालक है, जो बच्चे हैं, उन पर जो लैंगिक अपराध होते थे उनसे जुड़े हुए, उससे निपटने के लिए और जो लोग ये अपराध करते हैं उन्हें सजा देने के लिए इस एक्ट को 2012 में लाया गया था। तो इसकी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ कमियां हैं, वो आपको चर्चा करनी है पूर्ण। चलिए पहला आर्टिकल पॉक्सो के बारे में है। पॉक्सो का जो स्कोप है, जो दायरा है, उसे बढ़ाने की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो एक जजमेंट दिया गया था, जस्टिस गनेडीपाल के द्वारा जजमेंट दिया गया था ये, जिसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अंदर क्राइम नहीं माना गया था, इसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना गया था। तो उसी पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंजंक्शन लगा लिया था। बहुत ही तेजी से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिएक्ट किया और बहुत जल्दी इस पर रोक लगा ली, क्योंकि अगर ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट इफेक्ट में आ जाता तो पूरे स्टेट के लिए, जो भी निचली अदालतें हैं उनके लिए एक बहुत गलत प्रेसिडेंट ये साबित होता। उसके बाद में ये भी बताया गया है कि इस एक्ट को हम उस तरीके से नहीं ला पाए हैं जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के हिसाब से, यूएन जो कन्वेंशन है उस हिसाब से हम अभी तक इस कानून को मजबूत नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल चाइल्ड अब्यूज की बात करी है। क्या होता है ये हिस्टोरिकल चाइल्ड अब्यूज? ये उन मामलों के बारे में है जिनकी रिपोर्ट जो है, जिनकी कंप्लेंट जो है वो बहुत देरी से की जाती है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर क्राइम होते हैं, स्कूलों में हमें क्राइम्स देखने को मिलते हैं बच्चों के अगेंस्ट। उसके अलावा जो बहुत बड़ी संख्या अगर मामलों की देखें तो ये परिवार या किसी रिश्तेदार द्वारा ही जो बालक रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उन पर ये लैंगिक अपराध किया जाता है। अब इस स्थिति में जब घर या रिश्तेदार से जुड़ी हुई बात होती है तो इस स्थिति में भी काफ़ी एक असमंजस की स्थिति रहती है कि क्या हम कंप्लेंट दायर करें या नहीं करें। सबसे पहले तो बच्चे के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा एक समस्या रहती है कि कैसे वो समझे कि ये एक अपराध है और इसका जो कंप्लेंट है, इसकी जो शिकायत है वो करनी ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ लिमिटेशन बताई गई है पॉक्सो एक्ट की। तो ये यह है कि 2012 में पॉक्सो एक्ट आया, उससे पहले ये नहीं था। तो उससे पहले जो धारा 354 है, 354 है आईपीसी की, जो कि आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के लिए है, ये धारा लगाई जाती थी, जिसमें सज़ा जो है
वो बमुश्किल 3 वर्षों की होती है। तो अपने आप में ये एक चिंता का विषय है कि आज से कुछ साल पहले जो अपराध हुए थे उनके लिए आपको बहुत कम सजा मिलेगी, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जघन्य है। उसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ की भी बात करें तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भिन्न होते हैं। बताया गया है कि सर्कमस्टेंसेस अराउंड चाइल्ड अब्यूज़ कैन नॉट एंड मस्ट नॉट बी व्यूड इन द सेम मैनर एज द अदर ऑफेंसेस। तो जो दूसरे अपराध होते हैं उनके समान स्तर पर हम नहीं देख सकते हैं इन लैंगिक अपराधों को जो कि बालकों के विरुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर हमें इनकी जघन्यता देखनी चाहिए, इनकी सीरियसनेस देखनी चाहिए और यहाँ पर डिग्री क्या है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर सजा सुनानी और हमारे सिस्टम को इनको उस संवेदनशीलता से लेना ज़रूरी होता है। उसके अलावा फैक्टर्स क्या है जिसके कारण यहाँ पर अपराध को दायर करने में या शिकायत करने में देरी होती है। सबसे पहले जिसने अपराध किया है, जो अपराधी है, उसकी तरफ से कई बार डराया धमकाया जाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। दूसरी ये समस्या है कि हमारे समाज में ये बड़ी शर्म की बात है हमारे समाज में कि यहाँ पर अगर किसी बच्चे के अगेंस्ट या किसी महिला या किसी बालिका के अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी ऐसा अपराध होता है, लैंगिक अपराध होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे की या उस लड़की की या उस महिला की इज्जत गई है। लेकिन ये सोच अपने आप में गलत है। इसके चलते हुए ये एक सोच बन गई है कि समाज में हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमिलिएशन होगा, हमारे लिए एक शर्मनाक बात होगी। इस डर से भी यहाँ पर शिकायत नहीं दर्ज की जाती है। उसके अलावा एक अपने आप में ये समस्या है कि सिस्टम में लोगों का अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट की बात करें या पुलिस की बात करें, यहाँ पर पुलिस की तरफ से संवेदनशीलता की कई बार कमी देखने को मिलती है। वही समस्या कोर्ट में भी देखने को मिलती है और कोर्ट में जिस देरी से मामले चलते हैं वो भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा अकोमोडेशन सिंड्रोम की बात की गई है, मतलब बच्चे को अपने आप में ये भय होता है कि वो जो कह रहा है उस पर किसी को भरोसा होगा, जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है और उसकी जानकारी अगर उसने किसी और को दी तो वो उस पर भरोसा करेगा ही कि नहीं करेगा। ये भी अपने आप में एक समस्या रहती है, इसे एकोमोडेशन सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर लॉ को रिव्यू करने की, बदलाव करने की आवश्यकता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, जो हमारी कानून मंत्रालय है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्लैरिफाइड दैट नो टाइम लिमिट शेड अप्लाई इन पॉक्सो केस। तो यहाँ पर जो हमारे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये एक रिक्वेस्ट की गई थी कि पॉक्सो एक्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई जाए, तो उसी का स्पष्टीकरण यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भी दे रखा है कि यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट, समय सीमा नहीं अप्लाई होगी पॉक्सो केसेस में। उसके अलावा इसे 2012 से पहले जो अपराध हुए हैं उसमें भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो आप इस कानून को एक रेट्रोस्पेक्टिव स्वरूप भी दे सकते हैं। तो चलिए, अगर हम अपराधों की बात करें तो कंप्लेन के मामले में देखिए, सबसे ज़्यादा जहाँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कंप्लेंट होती है उन स्टेट्स में केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये टॉप के 3 स्टेट हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अपराध होना और कंप्लेन दायर होना, शिकायत दायर होना, ये अपने आप में 2 विभिन्न चीज़ें हैं। तो जो राज्य ज़्यादा सुशिक्षित है, जहाँ पे ज़्यादा शिक्षा का स्तर है, अपने आप में हम जिन्हें डेवलप्ड स्टेट कह सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट। मतलब यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये भी है कि अंडर रिपोर्टेड जो कंप्लेंट्स है वो बहुत ऐसी रिपोर्ट्स है बहुत ज़्यादा, जिन्हें इंसिडेंट है जिन्हें बहुत ज़्यादा अभी तक कंप्लेन ही, जिनकी शिकायत ही दर्ज नहीं की गई है। तो जो एक फियर है ह्यूमिलिएशन का, ये बड़ी समस्या है हमारे समाज में। ये सुधार, इस बड़े सुधार की ज़रूरत है। तो चलिए, दूसरा जो आर्टिकल है हमारी न्यायिक प्रणाली में जो लंबित मामले हैं उनकी समस्या के बारे में है। तो मार्च 2020 से अगर हम देखें तो जिस प्रकार से कोर्ट चला करते थे उस प्रकार से नहीं चल रहे, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ चल रहे हैं। बहुत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स की अपनी अपनी SOP बन रखी है। बहुत ही अभी के दौर में भी जो बहुत ही ज़रूरी मामले हैं, जैसे रिमांड वगैरह के मामले हो गए, वही ही लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बहुत से मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं और ये जो केसेस का पाइलअप होते जा रहा है, ये जो संख्या है लंबित मामलों की, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर क्या समस्या है अगर हम देखें तो मार्च 2020 में करीब 3.68 करोड़ जो
लंबित मामले हमारे कोर्ट्स में थे। अभी तक ये 4.42 करोड़ हो चुके हैं और ऐसा अनुमानित किया गया है कि जब कोर्ट खुलेंगे तो ये करीब करीब 5 करोड़ के आसपास रहेंगे। यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड भी एक्सटेंड किया जा चुका है। मतलब अगर आपको कोई केस दायर करना है तो वो एक समय सीमा की अवधि के अंदर जैसे कुछ गलत हुआ है तो आपको 3 साल या 5 साल का समय दिया जाता है, उसके अंतर्गत आपको शिकायत करनी ज़रूरी है। आप कभी भी एकदम 50 या 60 साल पुरानी इंसिडेंट की शिकायत लेकर नहीं आ सकते। तो लिमिटेशन पीरियड होता है, लिमिटेशन एक्ट कानून है एक। तो ये देखने को मिला है कि सरकार ने यहाँ पे, सरकार नहीं, कोर्ट के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि लिमिटेशन पीरियड जो है वो एग्जम्प्ट किया जाएगा, 0 पीरियड माना जाएगा जो भी लॉकडाउन का था उसे देखते हुए। इसका मतलब ये कि लिमिटेशन पीरियड जो एक्सटेंड हो गया है। मतलब ऐसे बहुत से केसेस अभी भी है, हमें तो पता भी नहीं और कितनी न्यू फाइलिंग्स हमें नए केसेस हमारे सिस्टम में आते हुए देखने को मिलेंगे। 2 सॉल्यूशन है, समाधान की बात की गई है। सबसे पहले डिजिटल फंक्शनिंग की बात करी है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। अगर आप छोटी या निचली अदालत में जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ का आधारभूत ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही अपनी प्लेस पे नहीं है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर डिजिटल डिवाइड और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो अपने आप में बहुत दूर की बात है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अगर छोड़ दे तो निचली अदालतें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबित मामले हैं, वहाँ पर हम ये एक डिजिटल फंक्शनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वो सुविधाएं अभी तक है ही नहीं। उसके अलावा अगर हम प्रोसीजर को तेज करने की गति यहाँ पर प्रदान करें तो यहाँ पर जो पार्टीज़ है, जो केसेस में जो पार्टीज़ है, उनके अधिकार जो है वो अपने आप में उनमें बदलाव हो सकता है, बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ बढ़ सकती है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस अगर फास्ट करते तो अपने आप में ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा कि क्या हम इससे सच में जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे, कि हम सच में न्याय दिला पाएंगे। उसके अलावा ओनली रियल सॉल्यूशन, कुछ वास्तविक सॉल्यूशंस की बात करी है। सबसे पहले सब्सटेंशियली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, मतलब जुडिशियल सर्विसेज में जो जजेस है उनकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं, खासकर जो निचली अदालतें है, सबऑर्डिनेट लेवल है उसमें। अगर हम इंडिया में देखें तो अक्रॉस इंडिया देयर आर वैकेंसीज अगेंस्ट इवन द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट्स, मतलब अभी तक जो सैंक्शन संख्या है वहाँ पे भी जैसे कुछ अदालतें हैं जहाँ पर 100 जजेस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन अभी अगर हम वास्तविकता में देखें तो कहीं कहीं हमें ये 60 और 70 जजेस ही देखने को मिलते हैं जहाँ पर 100 जजेस होनी चाहिए। तो कहीं कहीं 30% तक वैकेंसीज है। हाई कोर्ट में भी हमें इतनी वैकेंसीज देखने को मिलती है, तो उसे सुधार लाने की आवश्यकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दिस विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पर जजेस की संख्या अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब महिला और ऐसे वर्ग, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, इन समुदायों से हम जजेस के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जिससे एक जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी रही है, ऐतिहासिक असमानता रही है, हम उसे दूर कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग विल इंक्लूड बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट। और अंत में ये बताया गया है कि अगर आप संख्या बढ़ाते हैं और सिस्टम को आप मजबूत करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक और उसके अलावा जो तकनीकी सपोर्ट है वो भी, उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए न्यूज इन फ्लैश की ओर आते हैं। तो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वर्चुअली चल रही है, 24 मई से 1 जून तक ये चलने वाली है। तो इस वर्ष डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, ये इसे चेयर कर रहे हैं, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो 2021 की थीम है एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर हेल्थियर, सेफ एंड अ फेयरर वर्ल्ड। तो बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि ये वर्ष खत्म होते होते हम ज़रूर इस महामारी से बाहर आ जाए और साथ मिलके हम एक वैश्विक स्तर पर वापस उसी तरीके से मजबूती से खड़े रहे। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये फर्स्ट फेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स MCA 21 के बारे में है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, इन्होंने पहला फेज MCA 21 का लॉन्च किया है। न्यू वर्जन है वर्जन 3.0, जिसमें एडिशनल मॉड्यूल एडजुडिकेशन, कंसल्टेशन और कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए प्रदान किए जाएंगे कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर कोई समस्या होती है तो अब आप माध्यम से भी काम चलता रहेगा।
ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। और ये इसका फेज 1 था, इसके बाद में फेज 2 में भी और बदलाव आए जाएंगे, जिससे हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये अपने आप में वास्तविक रूप में 100% डिजिटल होने की ओर कदम आगे बढ़ाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो तीसरी खबर है ये स्पुतनिक वी के बारे में है। तो स्पुतनिक वी जो है इसका प्रोडक्शन, इसको अनुमति मिल गई है भारत में, तो अब इसका प्रोडक्शन भी हो पाएगा। RDIF रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और पैनसिया बायोटेक ने मिलकर यहाँ पर प्रोडक्शन चालू करने की बात की गई है। तो इनका टारगेट है कि 1 वर्ष में ये 1 करोड़ डोसेस तैयार कर सके। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।